नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जिसका नाम है घटना सूत्र। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th। हम फिजिकल ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लेक्चर्स होंगे जिसमें पूरी आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और एक वीडियो सीरीज में हम कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, पीवाईक्यूज यूपीएससी के भी देखेंगे और स्टेट पीसीएस के भी देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है ना यूपीएससी के साथ काफ़ी लंबा है। मैंने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, उसमें 3 मेंस दिया हुआ है। मैंने फॉरेस्ट के मेंस लिखे हैं, 2 फॉरेस्ट का मेंस लिखा है और 2 फॉरेस्ट के इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। इसमें मैं साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाऊंगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते जाऊंगी। तो आप बस अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखिएगा, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको बार बार रिविजन करते जाइएगा। तो चलो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द घटना सूत्र वीडियो लेक्चर सीरीज। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ घटना सूत्र। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे ना, अवर एनवायरमेंट बुक का हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, अवर चेंजिंग अर्थ। तो हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था अर्थक्वेक और वॉल्केनो वगैरह। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि मेजर लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं। The landscape is being continuously worn away by two processes, that is weathering and erosion. Weathering is the breaking up of rocks on the earth's surface. तो weathering क्या है? Basically rocks का टूटना is weathering. अब erosion क्या है? Erosion is the wearing away of landscape by different agents such as water, wind and ice. तो erosion है wearing away of, वहाँ से निकल जाना due to different erosion, due to different weathering agents. कौन कौन से? जैसे wind, water, ice, ये सब. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of earth. तो यही जो erosion और deposition का process है ना, इससे different landforms create होते हैं surface of earth में. अब यहाँ पे आओ, सबसे पहले do you know में क्या लिखा हुआ है? There are thousands of small waterfalls in the world. The highest waterfall is Angel Falls of Venezuela. कौन सा है highest waterfall? Angel Falls of Venezuela in South America. The other waterfalls are Niagara Falls, located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the border of Zambia and Zimbabwe in Africa. ये हुआ बेसिक जनरल नॉलेज का टॉपिक। अब आते हैं इसमें हम जो ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से देखेंगे वर्क ऑफ रिवर। इरोजन में हम डिफरेंट एजेंट्स पढ़ेंगे, इरोजन और डिपोजिशन में। तो सबसे पहले आता है वर्क ऑफ रिवर। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. When the river tumbles at steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it forms a waterfall. तो क्या होता है, जब रिवर बहुत ज़्यादा हाइट से गिरती है नीचे तो एक वाटरफॉल क्रिएट करती है। तो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वाटरफॉल कब क्रिएट होगा? जैसे बहुत ज़्यादा हाइट से गिरे। या तो दूसरा हो सकता है हार्ड रॉक हो, फिर सॉफ्ट रॉक हो, फिर हार्ड रॉक हो, फिर सॉफ्ट रॉक हो, उस केस में भी वाटरफॉल बनता है। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. जैसे ही रिवर प्लेन में एंटर करती है तो वो ट्विस्ट होती है, टर्न होती है और उससे बनते हैं meanders. Due to continuous erosion and deposition along the sides of meander, the ends of meander loop come closer and closer. धीरे धीरे meander की growth बता रहा है. In due course of time, the meander loop cuts from the river and forms a cut-off lake, also called oxbow lake. तो meander क्या होता है? लेक से कट ऑफ हो जाती है और ऐसे बनता है oxbow lake. At times, the river overflows the banks. This leads to flooding of neighboring areas. As it floods, it deposits layer of fine soil and other material sediments called sediments along its banks. This leads to formation of floodplains और जो कि बहुत ज़्यादा fertile होती है. The raised banks are called levees. उसमें क्या होता है, कुछ कुछ areas raised होते हैं, उनको बोलते हैं levees. ये important है, floodplain क्या होता है और levees क्या होता है. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases. तो जैसे जैसे river sea की तरफ जाती है तो speed of the flowing water decrease हो जाता है and the river begins to break up into number of streams called distributaries. और river फिर break होना start हो जाती, break up हो जाती है river number of streams में called distributaries. यहाँ पे राइट साइड में बना हुआ है, देखो मेन रिवर है और फिर अलग अलग बहुत सारे रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटरी.
The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. तो हर एक distributary का एक mouth होता है. The collection of sediments from all the mouth is known as delta. तो जब पूरे sediments एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं delta. अब यहाँ पे ऊपर वाले पेज में आओ. ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है देखना कि कहाँ फ्लड प्लेन है, कहाँ लेवीज है, मियांडर क्या है और ऑक्सबो लेक क्या है. ये क्वेश्चंस पूछा गया है बिहार पीएससी 1997, उत्तराखंड पीएससी 2004 में. अब है वर्क ऑफ सी वेव्स क्या होता है. हमने देखा सबसे पहले रिवर का काम तो हमने देख लिया. हम ऐसे ही वर्क ऑफ सी वेव्स भी देखेंगे. द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स. तो जो सी वेव का काम है उससे क्या क्या बनते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं. Sea waves continuously strike at rocks, cracks develop, over time they become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. Sea caves ये highlight कर देते हैं. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. तो क्या होता है, जैसे ही hollows बड़े बड़े होते हैं सिर्फ roof of the cave बचती है और उसको हम बोलते हैं sea arches. Further erosion breaks the roof and only walls are left. फिर और erosion होता है और सिर्फ walls बचती हैं. जैसे wall like features को हम बोलते हैं stacks. The steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. अब जब deposition होता है sediment का तो फिर बनती हैं beaches. अब work of ice देखते हैं. Glaciers are river of ice, which too erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glaciers carve out deep hollows there. As the ice sheet melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glaciers, such as rocks, big and small, sand and silt, gets deposited. These deposits form glacial moraines. तो जो glacier से जो deposition होता है उसको हम बोलते हैं glacial moraine. इसमें ना ग्लेशियर का ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है. हम ग्लेशियर का ज़्यादा डिटेल ना क्लास 11th की एनसीईआरटी और जब हम जीसी लियोंग पढ़ेंगे ना उसमें ज़्यादा डिटेल में आएगा. अब वर्क ऑफ विंड. हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स. An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. In deserts, you can see rocks in the shape of mushroom, commonly known as mushroom rocks. Desert में क्या है, मशरूम के जैसे देख सकते हो रॉक्स को, मशरूम के शेप में उनको बोलेंगे मशरूम रॉक्स. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Wind क्या करती है, erode करती है lower section of rock more than the upper section of the rock. को lower वाला जो नीचे रहता है ना उसको ज़्यादा erode करती है. तो आप imagine करो उससे मशरूम से shape बन जाता है. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in a low hill-like structures. These are called sand dunes. तो जब वो deposit हो जाती है उनको बोलते हैं sand dunes. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. जब भी large areas में ऐसा deposition हो जाता है fine grain of sand, उसको बोलते हैं loess. Large deposit of loess is found in China. Loess plains बोलते हैं जिसको हम. इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हुआ, अवर चेंजिंग अर्थ. आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा काफ़ी अच्छे से. अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर. 1 मिनट का समय दीजिएगा बस मुझे. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एयर. एयर विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं. हम इस चैप्टर में PYQs तो देखेंगे ही, लेकिन हम टॉपिक्स देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे. हम इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर के, कौन कौन सी गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में. फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. ये आप सभी को याद होगा, हमने थोड़ा सा क्लास 6 की एनसीईआरटी में इसका बेसिक पढ़ चुके हैं हम कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं. फिर हम पढ़ेंगे कि वेदर एंड क्लाइमेट, कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है. फिर हम नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे टेम्परेचर. टेम्परेचर में क्या क्या फीचर्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंसोलेशन, वो पढ़ेंगे हम. फिर एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. फिर विंड के बारे में पढ़ेंगे. और विंड के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो आप राइट साइड में ग्लोब का डायग्राम देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का.
इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप ऑफ विंड्स होती हैं, परमानेंट विंड क्या होती हैं, सीजनल विंड क्या होती हैं, लोकल विंड क्या होती है। फिर हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे साइक्लोन के बारे में कि साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन एक डिजास्टर कैसे है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर, दैट इज मॉइस्चर। मॉइस्चर कितना होता है एयर में, मॉइस्चर कैसे एयर को इम्पैक्ट करता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है। और इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होगा, इंक्लूडिंग द PYQs। तो हम PYQ भी देखेंगे और ये सब टॉपिक्स देखेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एयर। Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. तो एटमॉस्फेयर क्या है, जो एयर सराउंड करती है हमारे अर्थ को एक ब्लैंकेट के फॉर्म में, वो ही एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है हमारे अर्थ का। All the living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun's rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during the night. So, it is the mass of air that has made the temperature on earth livable. अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, दैट इज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, ये जो हम डिटेल अभी पढ़ेंगे ना, ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यूपी PCS में पूछा जा चुका है 2001 में, 4 में, 7 में, और बिहार PSC में 1998 में, 2003 में और 2004 में। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। डू यू नो दैट एयर वी टेक इन while breathing is actually a mixture of gases? Nitrogen and oxygen are the two gases which make the bulk of the atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन and hydrogen are important and found in lesser quantities. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. The pie chart gives you the percentage of different constituents of air. Nitrogen is the most plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But plants need nitrogen for their survival. ये important line आई अभी कि plants को क्या चाहिए रहता है, नाइट्रोजन चाहिए रहता है उनके सर्वाइवल के लिए। पहले यहाँ पे पाई चार्ट देखो, इसमें क्या समझाया है कि जो नाइट्रोजन है ना वो 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है, ऑक्सीजन है वो 21% है, आर्गन है वो 0.93% है, और अदर गैसेस हैं वो 0.04% कंस्टिट्यूट करता है। तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अदर गैसेस। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज और देखना है जो डू यू नो में लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, एक सेकेंड का ब्रेक दीजिएगा मुझे। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है ना, जो रिलीज कर एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, वो क्रिएट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। एंड विदाउट इट अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। मतलब यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, उसमें हम रह नहीं पाएंगे। हाउएवर, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. This is called global warming. तो जब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। This rise in temperature causes the snow in the coldest parts of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of a place leading to the extinction of some important plants and animals in the long run. ये हमने पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब हम जो लास्ट चीज कंटिन्यू कर रहे थे वहां से आगे बढ़ेंगे। दे कैन जो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे ना, बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। दे कैन नॉट मेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन उनको जरूरी तो होता है, बट वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन निकाल नहीं सकते कि एयर में तो बहुत सारी गैसेज है, लेकिन उससे ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ना एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। तो जो बैक्टीरिया रहता है सॉइल में और कुछ प्लांट के रूट्स में, वो एयर में से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है और फिर प्लांट्स उसको यूज करते हैं।
Oxygen is the second most plentiful gas in the air. Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. ये important line है कि green plants oxygen produce करते photosynthesis के time. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance gets disturbed. Carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by plants, which makes a perfect balance. मतलब जितना plants carbon मतलब there is a balance between what amount of carbon dioxide is released and what amount is intaken. यदि ये balance बिगड़ता है तब global warming होती है. However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. अब यहाँ पे do you know में आइए. When air is heated, it expands, becomes lighter and goes up. Cold air is denser and heavy. That is why it tends to sink down. When hot air rises, cold air from the surrounding air rushes there to fill in the gap. This is how air circulation takes place. मैं बोल रहे जब एयर गर्म होती है तो उठती है, जब एयर उठती है लेकिन उसी जगह पे जो कोल्ड एयर है वो आ जाती है, तो इस तरीके से एयर सर्कुलेशन होता है. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अब और डिटेल में पढ़ेंगे. ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में. तो यूपीएससी 2002 में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस 1998 में, 2006 में और बिहार पीएससी 1997 में. तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. तो अर्थ के सरफेस से स्टार्ट करते हैं. तो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है हमारा एटमॉस्फेयर. तो वो कौन कौन से हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. तो सबसे पहले हम आएंगे कि ट्रोपोस्फियर क्या होता है. दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. इट्स एवरेज हाइट इज, कितनी है इसकी एवरेज हाइट? 13 किलोमीटर. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट ईयर, मतलब हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो कौन से स्फीयर में रहती है? ट्रोपोस्फियर में रहती है. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. इसलिए ना एक बार ये पूछा गया है कि इसको वेदरोस्फेयर भी बोलते हैं. तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी वेदर फिनोमेना होता है जैसे कि रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, ये सब इसी लेयर में होते हैं. अब आते हैं हम कि स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है. तो स्ट्रेटोस्फेयर, अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. देखो यहाँ पे नीचे डायग्राम में देखोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा. ये यहाँ ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर, उसी के बाद ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को जो डिवाइड करती है वो ट्रोपोपॉज. फिर स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मीजोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर को जो डिवाइड करती है वो स्ट्रेटोपॉज. फिर मीजोस्फियर के ऊपर है थर्मोस्फियर, तो मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर को जो डिवाइड करती है वो मीजोपॉज है. और यहाँ पे हाइट का भी इंडिकेशन दिया हुआ है किलोमीटर्स में. हम स्ट्रेटोस्फियर पढ़ रहे थे कि स्ट्रेटोस्फियर कहाँ तक एक्सटेंड करता है? 50 किलोमीटर तक की हाइट पे. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. क्या ये फ्री है क्लाउड से एंड द एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना से भी, मेकिंग कंडीशंस ऑलमोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा वेदर फिनोमेना नहीं होता, तो ये आइडल कंडीशन होती है जहाँ पे आप एरोप्लेन्स फ्लाई कर सकते हो. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. ये बहुत important है कि stratosphere में ही ozone gas होती है. We have just learned how it protects us from the harmful effect of sun's rays. अब थर्ड पढ़ते हैं mesosphere. This is the third layer of atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to a height of 80 kilometer. Meteorites burn up in this layer on entering the space. तो यहाँ पे क्या है? Meteorites burn up होते हैं जब वो space में enter करते हैं. अब आता है थर्मोस्फेयर. इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट. तो थर्मोस्फेयर में क्या होता है? जैसे जैसे हम हाइट पे आगे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है. आइनोस्फियर एक इस लेयर का पार्ट है. इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन. जो आइनोस्फियर है उससे क्या होता है? रेडियो कम्युनिकेशन होता है. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. तो जो रेडियो वेव्स हम ट्रांसमिट करते हैं ना अर्थ से कम्युनिकेशन के लिए, वो इसी लेयर से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं. इसलिए लिखा है रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर.
अर्थ की तरफ वापस आते हैं कौन से, इसी लेयर से, एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, तो यहाँ पे एयर बहुत कम होती है, मतलब एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस हियर फ्रॉम हियर, फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। अब आते हैं वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। अभी हमने ना वेदर और क्लाइमेट क्लास 6 की एनसीईआरटी में थोड़ा सा शॉर्ट वे में पढ़ा था, उसी को हम वापस एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from our anxious cricket players speculating the fate of a one-day match? If we imagine our body to be a radio and mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is this hour to hour, day to day condition of the atmosphere. तो जो एकदम short span में चीजें change होती है ना, वो होता है weather. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant, breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition, अभी क्या बोल रहे हैं, weather change हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे और time to time पे भी, लेकिन the average weather condition of the place for a longer period of time represents the climate of a place. अब डू यू नो में देखो, डू यू नो में लिखा हुआ है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 2,000,000,000,000 पार्ट्स ऑफ सन्स एनर्जी, मतलब बहुत एकदम थोड़ा सा एनर्जी रिसीव करती है सन की। अब आते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, अभी है ना ये जो वेदर और क्लाइमेट हम देख रहे थे ना, उसके कंपोनेंट्स है बेसिकली। तो सबसे पहला है टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. Basically यदि आपसे पूछेगा कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को डिफाइन करो, तो आप डिफाइन करोगे डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो ना यहाँ पे देखो टेम्परेचर को नापने का तरीका दिया गया है। अभी हम जो आगे और भी चीजें पढ़ेंगे ना, प्रेशर वगैरह, तो सबको यहाँ नापने का तरीका दिया हो गया है बॉक्स में, कि थर्मोमीटर से हम नापते हैं टेम्परेचर, बैरोमीटर से हम नापते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेन गेज से हम नापते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और विंड वेन से हम नापते हैं डायरेक्शन ऑफ, मेजर करते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. हमने बोला था ना हम insolation पढ़ेंगे क्या होता है, तो वेदर किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. The amount of insolation decreases from equator towards the poles. तो क्या बोल रहा है, जो amount of insolation है जो हम सन की एनर्जी रिसीव करते हैं वो डिक्रीज होता है इक्वेटर से पोल की साइड। कहाँ से डिक्रीज होता है, इक्वेटर से पोल की साइड। इक्वेटर में सबसे ज्यादा इंसोलेशन आता है, पोल में और कम आता है। Therefore the temperature decreases in the same manner. Now, do you understand why poles are covered with snow? If the earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and the metals in the buildings and the asphalt of roads gets heated up during the day. This heat is released during the night. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus rise the temperature of the cities. अब do you know में लिखा हुआ है, the standard unit of measuring temperature is degree Celsius. It was invented by Anders Celsius. On the Celsius scale, the water freezes at 0 degree and boils at 100 degree centigrade. इसलिए पता है पूछा जाता है कि freezing point क्या है वाटर का, तो 0 डिग्री बोलते हैं, और boiling point क्या है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आते हैं हम एयर प्रेशर की ओर। अभी हमने देखा टेम्परेचर क्या होता है, अब देखते हैं एयर प्रेशर क्या होता है। You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air pressures us from all the direction and our body exerts a counter pressure. तो क्या बोल रहा है कि हमारे ऊपर ना एयर का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन एयर का प्रेशर फील क्यों नहीं होता। रीज़न ये बोला है कि हमारे ऊपर जो एयर का प्रेशर है ना वो हर डायरेक्शन से आता है, और उसको काउंटर करने के लिए भी काउंटर प्रेशर होता है, इसलिए हमको वो ज़्यादा फील नहीं होता। Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. अब air pressure की definition क्या है? It is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं layers of atmosphere में, the pressure जो होता है वो fall होते जाता है.
The air pressure is highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. तो वर्टिकली तो हमने पढ़ लिया कि जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो एयर का जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल वेरिएशन एयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. In areas having lower temperature, air is cold. It is therefore heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. The air clear and sunny sky पे high pressure होता है. The air always moves from high pressure area to low pressure area. ये important है कि air हमेशा high pressure area से low pressure area पे जाती है. अब do you know में देखो, on the moon there is no air and hence no air pressure. Astronauts have to wear special protective space suits filled with air when they go to the moon. If they do not wear this space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. The astronauts would bleed. तो बोला कि यदि वो एयर नहीं कैरी करेंगे अपने साथ तो काउंटर प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि उनकी वेन्स और आर्टरीज फट जाएंगे और ब्लीडिंग होने लगेगी. अब विंड के बारे में हम पढ़ते हैं कि विंड क्या होती है. द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड. You can see wind at work as it blows dry leaves during the pavement or uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. Think of some other examples when strong winds are created. अब do you know में देखो, a wind is named after the direction from which it blows. ये बहुत important है. हम ना नेमिंग जब करते हैं ना विंड की तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. तो बोला गया है कि विंड का नेम कैसे होता है? डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज, जिस डायरेक्शन से वो आ रही है. मान लो वो वेस्ट से ईस्ट आ रही है तो उसको हम बोलेंगे वेस्टर्ली. जैसे ये बोला फ्रॉम द वेस्ट यदि ब्लो होती है तो उसको हम बोलेंगे वेस्टर्ली. अब ये जो यहाँ पे दिया गया है ना, ये विंड का जो परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड, ये हम ना नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे. इससे पहले हम बॉक्स देख लेते हैं जो साइक्लोन के बारे में यहाँ पे समझाया गया है ना. ये पहले समझते हैं कि साइक्लोन की एक स्टडी दी हुई है. Odisha, located on the eastern sea coast of India, is prone to cyclones that originate in Bay of Bengal. On 17th to 18th October 1999, cyclone hit 5 districts of the state. Another super cyclone occurred on 29th October 1999. Super cyclone बोलते हैं ना 1999 वाले को, that devastated large portions of the state. The damages caused were mainly due to 3 factors: wind velocity, rain, and tidal surge. The winds up to 260 km per hour lasted for over 36 hours. These high velocity winds uprooted trees and damaged the kacha houses. Rooftops of several industrial sheds and other houses were also blown away. Power supply and telecom lines snapped completely. Heavy rain occurred under the influence of the cyclone for 3 days continuously. These rains led to flooding in the major rivers of Odisha. The cyclonic winds caused tidal waves that swept 20 km inland and brought massive destruction to coastal areas. The 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. The cyclone originated as a depression. अब origin बोल रहे हैं कि cyclone origin कैसे हुआ? Depression की जैसे origin हुआ था Gulf of Thailand में near east of Port Blair on 25th October 1999 and gradually moved in the northwestward direction. It intensified into a super cyclone. 25 October को originate हुआ 1999 में north east of Port Blair in the Gulf of Thailand. ठीक है, उसके बाद ये super cyclone में convert हो गया 29 October को 10:30 AM के around. The super cyclone swept away the entire coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and Cuttack and 28 coastal towns. About 13 million people were affected. A large number of livestock was killed. Standing crops of paddy, vegetables, and fruits were heavily damaged. Due to salinization caused by tidal surge, large tracts of agricultural land have turned infertile. Large tracts of sal, teak, and bamboo plantation have disappeared. The mangrove forests between Paradip and Konark vanished.
तो इसमें ना साइक्लोन के बारे में बताया और बताया गया कि कैसे साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ, कहाँ ओरिजिनेट हुआ, कैसे वो सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हुआ और उसके क्या क्या इम्पैक्ट थे डिज़ास्टर के, जैसे वो कैसे मतलब वो कन्वर्ट कैसे हो गया डिज़ास्टर के रूप में। यहाँ हम ये वाली वीडियो को एंड करते हैं। हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट ये वाला पार्ट है कि कौन कौन सी टाइप ऑफ विंड्स होती हैं और मॉइस्चर के बारे में हमको जो आगे पढ़ना है, ये हम और इसके आगे के जो चैप्टर्स हमको क्लास 7th के पढ़ना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी को ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसमें हमने PYQs भी देखे हैं डिटेल में, तो इन जो भी जहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि ये सब इंपॉर्टेंट PYQs हैं, तो उन टॉपिक्स को आप स्पेसिफिकली और ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।